भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से। और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका? सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा। जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर 1 माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को। थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथि है, मतलब ग्लैंड्स, जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है। और इसमें से सिक्रीट होती है थायरॉक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4 जी। T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया जी। इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं, ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पचन नहीं होगी, आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक ग्रंथि होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो, आदेश देता है। हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं, ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, अब TSH तुम बंद हो जाओ, ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके। जी। जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफ़ी आ गए हैं। बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है। जी। तो आप जितना गलत सुनोगे, सही सुनोगे, आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीज़ों में विशेषज्ञ है, उनके पास जाइए। अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब? हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है। ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें? नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए
पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा। इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला। तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए। प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है। आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीज़ों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है, सप्लीमेंट्स। मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है। तो उसमें हमारा जो विकास है, दिमागी या शारीरिक विकास, वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो। तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते होंगे। हाँ, मेरे पास ज़्यादातर तभी आते हैं जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है जी, कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी। जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन प्रकारों की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए। थायराइड ये नाम हमने काफ़ी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफ़ी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायराइड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज़्यादातर पाई जाती है वो ज़्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज़्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले? हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे। लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है। निदान इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम T3 T4 TSH का जी। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके
संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज़्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा। अच्छा, तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे। अच्छा, फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडी में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है। हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी, अच्छा, फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है। अच्छा, और ये अनिवार्य है। लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, जैसा कि आपकी यूनिट के बाहर या कम, हाँ, जो होता रेंज है, के बाहर, रेंज के हाँ, बाहर, हाँ। तो आप क्या मानती हैं उसको? नहीं, इस पे 3 चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए। अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए अगर है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण जैसे दिखाई देते हैं? T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है, जी, इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जी जी जी। तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए। हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि हाँ, ये लेवल क्या है, लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा। जी जी। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले? पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मगर लक्षण कैसे होते हैं? कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है, एलोपेशिया, जी जी, विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब लूज मोशंस। जी। अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये गलत है जी। कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम होगा, त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़ क्या है, एग्जैक्टली रूट, जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीज़ें रहेंगे। उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़।
तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है जी, क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायराइडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है जी। मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो चिकित्सा है या उसका जो हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा। तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप? शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है, हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज़ होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज़्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है, तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं जी, तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है 2 तरह के सप्रेशंस। वो कैसे? एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल जी। मेंटल में कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा है, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूँगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना। जी जी। तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है। जी जी। आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान जी। अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक फोबिया, हाँ धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीज़ों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने। म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग। और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं। तब क्या होता है, तब 3 इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ़ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है। हम ब्रेन को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है,
आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल जी। अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए, फिजिकल, उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जंक फूड, ये वो वाला ना वो सारी विषैली चीजें, हाँ, तत्व जो है अंदर रहते हैं। हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती। शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया। ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन। रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया, रोम छिद्रों से निकल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो, भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता है कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए। जी जी। तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं जी। और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रियाएं, जड़। जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फैमिली हिस्ट्री। इतिहास क्या है परिवार का? अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे। हेरिडिटी कैरेक्टर, हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज़ तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है। जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए, ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है, ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है। जिस तरह से ये गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके। तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है? अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षणें जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना ज़रूरी है। प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना ज़रूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई? सही बात। दवाई तो वही है, लक्षणें भी वही है। वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा। यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, डायरिया होगा। हाइपो में उल्टा होगा। तो कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे किसको देना है? लक्षण देखकर, लक्षण देख के। लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है। हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है, एक इंडिकेशन होता है। एक इंडिकेशन, जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं। ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल।
थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है। थोड़ी आयोडीन मेहनत करने पे ही वो थक जाता है, बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस। मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा। क्या बात है। पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल। आयोडीन का पेशेंट अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा मायूस सा बेचारा, हर एक चीज़ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है। मैंने थायरॉक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरॉक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है? क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मल जिसको कहते हैं, मतलब सामान्य अवस्था में आ रहा है। सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिसईज। जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिसईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले जी, ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है। जी। और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना? कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत। क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा। साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो। सीजनल फ्रूट, कोई भी मौसमी एक जो फल है वो खाना चाहिए, खाना हो या फल हो, ये खाइए। और पानी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, 2.5 से 3 लीटर काफ़ी है आपके बॉडी के लिए। इससे जब ज़्यादा आप पानी पियोगे, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज़ उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए, मैं उठा लूँगी। मुझे 10 किलो दे दिया जाए, क्या मैं उठा पाऊँगी? बहुत प्रेशर पड़ेगा। यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है। ओहो, यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीज़ें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है रखना। और आपका जो टोटली इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही। लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें सबसे पहला चीज़ जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो, जो चाइनीज फूड में ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है। अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए, और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए। हाँ, कम कर दीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए,
एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए, कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा, क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे। हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो, बंद करो। एक्चुअली ब्रेन देता है क्या? मन देता है। मन को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है। डॉक्टर साहब देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी? एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जनरेशन्स को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड, होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।